हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक जो कि कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहना यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रिजर्वेशन कुछ उन टॉपिक्स में से एक है जो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करने की ताकत रखता है। जहाँ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को तो इसी एम से बनाया जाता है कि वो सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ इन ही रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को एज अ वोट बैंक पॉलिटिक्स यूज़ किया जाता है। अब इसी रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक डेवलपमेंट हमारे सामने निकल कर आता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो क्या है ये डेवलपमेंट, किस तरीके के चेंजेस को ये डेवलपमेंट हमारे सामने रखता है, हर एक चीज़ को आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये केस है किस बारे में और ये किन किन तरीके की चीज़ों से डील करता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 2 जून को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट किया, जो ऑर्डिनेंस यहाँ अमेंडमेंट करेगा। अब यहाँ प्रोमोलगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पब्लिकली या ऑफिशियली अनाउंस करना। तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी 2 जून को एक ऑर्डिनेंस लेके आई जो कि अमेंडमेंट करेगा। अब ये अमेंडमेंट किस चीज़ में करेगा? ये अमेंडमेंट करेगा इस एक्ट में जो कि है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। अब ये जो ऑर्डिनेंस द्रौपदी मुर्मू जी लेके आई हैं, इस ऑर्डिनेंस का नाम है द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जो कि अमेंडमेंट करेगा जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में। और इस ऑर्डिनेंस की सबसे बड़ी की हाईलाइट ये है कि इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो 50% का कैप लगा हुआ था रिजर्वेशन पॉलिसीज पर, अब उसे बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। यस, जी हाँ, आपने ठीक सुना। 50% का जो रिजर्वेशन है उसे बढ़ा के यहाँ 85% कर दिया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है, ये चीज़ सिर्फ यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में निकल कर आती है। अब ये जो ऑर्डिनेंस है जो कि प्रेसिडेंट यहाँ प्रोमोलगेट कर चुके हैं, वो सिंपली अमेंड करेगा इन पर्टिकुलर सेक्शंस को। जो सेक्शंस हैं यहाँ पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। तो सबसे पहले तो ये जो सेक्शंस हैं इस रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2024 के, उनको डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन सेक्शंस में ऐसा क्या था जिन्हें चेंज कर दिया गया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। सो ऑर्डिनेंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ पर भी ध्यान दे लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने की। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करने की ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ रिसेस ऑफ पार्लियामेंट से क्या मतलब है? देखिए, एक चीज जो कि आपको ऑर्डिनेंस समझते टाइम ध्यान में रखनी होगी और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी ला सकते हैं जब यहाँ पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी कि दोनों हाउसेस जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, जब वो सेशन में नहीं होंगे तभी प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ डिफरेंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, लाइक विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। मान लीजिए ऐसा कोई सेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट यहाँ सेशन में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पर यहाँ इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, जल्दी से जल्दी उस मैटर पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब यहाँ फिर होगा क्या, क्योंकि पार्लियामेंट तो यहाँ सेशन में है नहीं, तो प्रेसिडेंट यहाँ क्या करेंगे कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। और ये ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमोलगेट किया जा रहा है, यानी कि लाया जा रहा है, वो कुछ इस तरीके का ही होगा जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया हो। जैसा कि आप सब क्लॉज 2 देख सकते हैं, एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, उसकी वही सेम फोर्स होगी और वही सेम इफेक्ट होगा जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट लेकर आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ऑर्डिनेंस से जुड़ी कई और चीज़ें भी हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस तब लेकर आएंगे जब हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में नहीं होंगे, लेकिन जब हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, जब वो दोबारा सेशन में आ जाएंगे, जब वो दोबारा रीअसेंबल हो जाएंगे, तब उस टाइम से 6 हफ्ते तक मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस ऑपरेशन में रहेगा। 6 हफ्ते के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन ये 6 हफ्ते से पहले भी एक्सपायर हो सकता है उस सिचुएशन में जब बोथ दी हाउसेज जो कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो एक सेकंड रेजोल्यूशन पास करें कि हाँ भाई, हमें अब इस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है और इस ऑर्डिनेंस को अब यहाँ कैंसिल आउट कर देना चाहिए, इस ऑर्डिनेंस को अब यहाँ खत्म होने देना चाहिए। तब अगर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ रेजोल्यूशन लेकर आते हैं टू दैट इफेक्ट, उस सिचुएशन में उस ऑर्डिनेंस को यहाँ खत्म किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो यहाँ निकल कर आती है
कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम यहाँ ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई ऑर्डिनेंस की जो कि आर्टिकल 123 में दे रखा है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस ऑर्डिनेंस के डिस्कशन में काफ़ी क्रूशियल है, जो कि है आर्टिकल 123 क्लॉज 3, जो कि सिंपली ये कहता है कि प्रेसिडेंट उन्हीं मैटर्स पर ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है जिन मैटर्स पर पार्लियामेंट पावर है लॉ बनाने की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि वो ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा है, उन मैटर्स पर लेकर आ रहा है जिन मैटर्स पर यहाँ पार्लियामेंट की पावर ही नहीं है लॉ बनाने की। उस सिचुएशन में अगर प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर भी आते हैं तब उस ऑर्डिनेंस को वॉइड कंसीडर किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस उन्हीं मैटर्स पर लेकर आएंगे जिन मैटर्स पर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तो चलिए अब फाइनली इन सभी सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और इस चीज पर भी ध्यान देते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो किस तरीके के अमेंडमेंट्स इन सेक्शंस में लेकर आया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 ऑफ JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004। देखिए, अगर हम बात करें JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 की, तो सेक्शन 3 जो यहाँ है बात करता है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट के बारे में। सेक्शन 3 सिंपली ये कहता है कि गवर्नमेंट यहाँ जो भी वैकेंसीज नोटिफाई करेंगी उन वैकेंसीज में रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। अब इस सेक्शन का जो प्रोविजो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 3 का प्रोविजो यहाँ सिंपली ये कहता है कि जो टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है, मतलब जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने वैकेंसीज को नोटिफाई किया है उनमें से जितनी भी सीट्स पर यहाँ रिजर्वेशन दी जा रही है वो एक्सीड नहीं करेगी 50% से। मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट में सिर्फ 50% ऑफ सीट ही रिजर्व रखी जा सकती है, भले ही वो SC के लिए हो या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो या फिर वो हो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब आप पूछेंगे कि यहाँ EWS का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, इस 50% के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस नहीं आएगा। इस 50% को हटाकर यानी कि एडिशन में, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स इन द फेवर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस शैल बी इन एडिशन to the existing reservation as provided in this subsection and shall be subject to a maximum of 10% of the post in each category। यानी कि 50% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को तो दी जा रही है, उसको छोड़कर 10% की और रिजर्वेशन यहाँ दी जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। यानी कि 50% के क्राइटेरिया से यहाँ पर EWS को बाहर निकाला गया है, उनको अलग से यहाँ 10% की रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये तो बात हुई रिजर्वेशन के कैप की, जो कि एक्ट में प्रीवियसली 50% रखा गया था। अब यहाँ पर कई सारे और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज और पोस्ट के लिए वो यहाँ रिजर्वेशन को एक्सक्लूड कर सकती है। यानी कि अगर गवर्नमेंट यहाँ चाहती है कि कुछ सर्विसेज और पोस्ट को रिजर्वेशन से अलग रखा जाए तब वो ऐसा यहाँ कर सकती हैं। अब वो ऐसा यहाँ क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि हो सकता है उन पर्टिकुलर सर्विसेज या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर स्किल, एक्सीलेंस या इंटेलिजेंस की जरूरत हो, तब उस सिचुएशन में उन सर्विसेज और पोस्ट को फ्री रखा जा सकता है फ्रॉम द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ये देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी होता है, जैसा कि हम ये चीज़ तो डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लेकिन अगर आप आर्टिकल 16 देखेंगे तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में भी ये चीज़ कही गई है कि अगर स्टेट चाहता है कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर होना ज़रूरी है एज अ रिक्विजिट, तो वो ऐसा यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ सबसेक्शन 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपली ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे अवेलेबल वैकेंसी के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और वो एक ऐसा पर्सन है जो कि रेसिडेंट है किसी बैकवर्ड एरिया का, या फिर वो रेसिडेंट है एक ऐसे एरिया का जो एरिया यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, या फिर वो रेसिडेंट है किसी ऐसे एरिया का जो कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो उस सिचुएशन में ऐसे एरियाज में उन वैकेंसी पर, जिन वैकेंसीज पर उसे अपॉइंट किया गया है, उन वैकेंसीज पर वो सर्व कर सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल तक के लिए वो ऐसे एरियाज में सर्व कर सकता है। लेकिन अगर वही सेम पर्सन यहाँ पर उस रिजर्व्ड एरिया में अपनी सर्विसेज देने से मना कर देता है, सर्व करने से मना कर देता है, तो उस सिचुएशन में उसकी सर्विस को यहाँ टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और लास्ट प्रोविजो इस सेक्शन का ये कहता है कि किसी भी पर्सन की सर्विस के टर्मिनेशन के ऑर्डर को तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक उस पर्सन को एक रीजनेबल
अपॉर्चुनिटी ना दी जाए सुनने की। मतलब जब एक पर्सन की सर्विस को आप टर्मिनेट कर रहे हो तो उससे पहले उस पर्सन को आप सुनने का मौका दोगे, उस पर्सन को अपनी बात रखने का मौका दोगे कि क्यों उसने ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से उसकी सर्विस को यहाँ टर्मिनेट करना पड़ रहा है। सो सेक्शन 3 में अगर हम चेंजेस की बात करें बाय द प्रेजेंट ऑर्डिनेंस, तो यहाँ पर चेंज हुआ है इस कैपिंग को लेकर, जो कि है 50%। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजो है उसमें 50% का कैप लगाया गया था कि रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर हटा दिया गया था। लेकिन अगर हम आते हैं इस प्रेजेंट ऑर्डिनेंस पर, तो इस प्रेजेंट ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 3 के प्रोविजो को अमेंड किया है, जो कि सिंपली ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन शैल इन नो केस एक्सीड 85% एक्सक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। यानी कि अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उनको टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से जो 85% ऑफ सीट्स हैं, मैक्सिमम 85% ऑफ सीट्स पर उन्हें फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सीट्स उन्हें रिजर्वेशन यहाँ दी जा सकती है। उसमें भी यहाँ ईडब्ल्यूएस एक्सक्लूडेड है, यानी कि 85% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा एससीज, एसटीज एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद भी 10% की रिजर्वेशन यहाँ दी जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो इन शॉर्ट ये 85% की जगह 95% रिजर्वेशन हो जाता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, जो कि है सेक्शन 5। सेक्शन 5 सिंपली ये कहता है कि वैकेंसीज टू बी कैरी फॉरवर्ड। देखिए, कैरी फॉरवर्ड रूल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख के बारे में नहीं, अगर हम इसको सेंट्रल लेवल पर देखें, यानी कि अगर हम एससी, एसटीज, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन को सेंट्रल लेवल पर देखें, ऑल ओवर इंडिया देखें, तब ये कैरी फॉरवर्ड रूल वहाँ पर भी अप्लाई करता है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 16 देखते हैं तो वो सिंपली ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड रूल को यहाँ पर एंश्योर किया जाएगा। अब कैरी फॉरवर्ड रूल होता क्या है? मान लीजिए 2024 में 10 सीटें थी शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि 2024 में फिल नहीं हुई, भरी नहीं गई। तो वो जो 10 सीटें हैं वो 2025 में ट्रांसफर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू कैरी फॉरवर्ड रूल। यानी कि 2025 की जो वैकेंसीज थी, जितनी सीट्स निकली थी वो तो रहेंगी ही, साथ ही साथ वो 10 सीट और ऐड हो जाएंगी उसमें। अब ये सेक्शन काफ़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी बात करता है, जैसे कि मान लीजिए 2024 का मैंने एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए 2024 में पहला अटैम्प्ट किया गया एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा सीट्स भरने के लिए, सीटें नहीं भरी गई। दूसरा अटैम्प्ट किया उसी सेम ईयर में, जो कि 2024 है, फिर भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया और सीट्स यहाँ फिल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं थे दोनों ही अटैम्प्ट में। तब जो यहाँ वैकेंसीज हैं, तब जो यहाँ सीट्स हैं जो कि नहीं भरी गई, उन्हें ट्रीट किया जाएगा एज बैकलॉग वैकेंसीज। उन्हें ऐसी वैकेंसीज की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि फिल ही नहीं हुई। अब अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, तो सबसेक्शन 3 सिंपली ये कहता है कि जो सब्सिक्वेंट ईयर होगा, जैसा कि मैंने आपको 2024 और 2025 का एग्जांपल दिया, 2025 में सीट्स यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गई जितनी भी 2024 में बची हुई थी। तब जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 2025 में अपने इंस्टीट्यूशन में फ्रेश वैकेंसीज निकाल रहा है, वो उस टाइम उन बैकलॉग वैकेंसीज को भी मेंशन करेगा अपनी नोटिफिकेशन में कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी बैकलॉग वैकेंसीज हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब इसका प्रोविजो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जितनी रिजर्वेशन की परसेंटेज दी गई है उससे ज़्यादा यहाँ वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए, भले ही वो फ्रेश वैकेंसीज हो या बैकलॉग वैकेंसीज हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात अगर हम यहाँ ना भी करें, एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% की रिजर्वेशन दी जाती है इन इंडिया। अब यहाँ पर 2024 में ओबीसी वैकेंसीज फिल नहीं हुई, जिनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया 2025 में। लेकिन ये दोनों वैकेंसीज जो कि 2024 की प्रीवियस वैकेंसीज है और 2025 की फ्रेश वैकेंसीज हैं, ये दोनों मिलकर 27% की जो परसेंटेज है, 27% का जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है, उसे एक्सीड कर रही हैं। तब ऐसी सिचुएशन में वो जो एक्सीड हो रहा है उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, भले ही यहाँ पर प्रीवियस वैकेंसीज कितनी भी हो या फ्रेश वैकेंसीज कितनी भी हो, वो वैकेंसीज फिर भी यहाँ उस रिजर्वेशन की परसेंटेज को एक्सीड नहीं करेंगी जो रिजर्वेशन की परसेंटेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सेट की गई है, जो कि इस केस में है 27%। सबसेक्शन 4 भी अगर हम देखें तो सबसेक्शन 4 सिंपली ये कहता है कि अगर 3 साल से ज्यादा कोई पर्टिकुलर वैकेंसीज यहाँ नहीं भरी गई तब उन्हें डी रिजर्व कर दिया जाएगा। अब बात करें अगर हम यहाँ चेंजेस की, तो जो प्रेजेंट ऑर्डिनेंस है उसने यहाँ
यहाँ सिंपली सबसे पहले तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोविजो को ओमिट किया है, डिलीट कर दिया पूरी तरीके से, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इन सबसेक्शन 1 दी सेकंड प्रोविजो शैल बी ओमिटेड। और दूसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज जो कि इस प्रेजेंट ऑर्डिनेंस ने किया है वो है सेक्शन 5 में सबसेक्शन 5 का इंसर्शन। यानी कि सेक्शन 5 में जो अभी तक सबसेक्शंस थे वो टोटल 4 थे, लेकिन इस प्रेजेंट ऑर्डिनेंस ने एक और सबसेक्शन को यहाँ इंसर्ट किया है। जो सबसेक्शन सिंपली ये कहता है कि सेक्शन 5 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अप्लाई करेगा ईडब्ल्यूएस पर, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर, और किस तरीके से ईडब्ल्यूएस सेक्शन की जो वैकेंसीज हैं उन्हें फिल किया जाए, इस चीज को भी सेक्शन 5 यहाँ गवर्न नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जिसमें यहाँ चेंज किया गया है, वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन में भी यहाँ रिजर्वेशन दी जाएगी। अब यहाँ चेंज जो हुआ है प्रेजेंट ऑर्डिनेंस में वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि अगर हम प्रीवियस सेक्शन जो कि सेक्शन 6 का प्रोविजो नंबर 1 था वो सिंपली ये कहता था कि जो भी यहाँ पर अवेलेबल वैकेंसीज होंगी उनमें मैक्सिमम 31% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है इन प्रमोशंस, यानी कि जो भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनमें मैक्सिमम रिजर्वेशन जो प्रमोशन के लिए दिया जाएगा वो 31% होगा। लेकिन इस प्रेजेंट ऑर्डिनेंस में उस लिमिट को बढ़ाकर 85% कर दिया गया है, जिसमें भी यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि 85% की जो यहाँ पर बात हो रही है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। इस 85% से हटाकर जो 10% है उसमें रिजर्वेशन यहाँ दी जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, यानी कि यहाँ पर दोबारा से 95% की रिजर्वेशन हमें देखने को मिली है जो कि दी जा सकती है प्रमोशंस में। सो फाइनली डिस्कस करते हैं आज का लास्ट सेक्शन जिसमें यहाँ हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कि है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए गवर्नमेंट जो है वो सीट्स रिजर्व कर सकती है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए भी। दोबारा अगर हम इस प्रीवियस एक्ट के प्रोविजंस को देखें, अमेंडमेंट से पहले का अगर हम यहाँ क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई थी कि जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्स में से जो 50% का कैप है वो यहाँ लगाया जाएगा, मतलब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन यहाँ नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है वो इस 50% से हटकर है, यानी कि 50% का जो क्राइटेरिया है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, ईडब्ल्यूएस उसमें इंक्लूड नहीं है, उसको हटा के 10% की अलग रिजर्वेशन यहाँ जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दी जाएगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि देखने को मिलती है कि डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज, यानी कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन यहाँ पर लाई जा सकती है बाय द गवर्नमेंट। एक और काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ जो कि इस एक्ट में देखने को मिलती है वो सिंपली ये है कि किसी भी कैटेगरी में जो 50% सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी उस कैटेगरी की फीमेल्स के लिए फॉर एडमिशंस इन कोर्सेज लाइक MBBS एंड BBS। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि चेंजेस कहाँ किए गए हैं प्रेजेंट ऑर्डिनेंस में। तो अगर हम प्रेजेंट ऑर्डिनेंस की तरफ चलते हैं तो प्रेजेंट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजो है जो कि सिंपली ये कहता था कि 50% का कैप लगाया जाएगा, उस कैप को यहाँ पर बढ़ाकर 85% कर दिया गया है और यहाँ ईडब्ल्यूएस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। फिर से वही बात हुई है कि 85% की रिजर्वेशन तो यहाँ है ही, उसको हटाकर 10% की और रिजर्वेशन दे दी गई है ईडब्ल्यूएस को, जो कि बढ़कर यहाँ पर 95% हो गई है जो रिजर्वेशन यहाँ दी जाएगी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ ये तो बात हुई रिजर्वेशन की कि जो 50% का कैप था उसको बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। 85% भी नहीं 95% कर दिया गया है, क्योंकि 10% का जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था वो भी इंक्लूडेड है 100% के अंदर ऑब्वियसली। अब यहाँ ये चीज निकल कर आती है कि ऐसा करने के पीछे की इंटेंशन क्या हो सकती है। अब जनरली अगर हम इस चीज के बारे में सोचते हैं तो पहला थॉट जो हमारे माइंड को स्ट्राइक करता है वो सिंपली यही है कि 85% ऑफ द सीट्स तो ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं बाय वे ऑफ रिजर्वेशन, तो क्या ये फिजिबल है ऐसा करना, और अगर फिजिबल है तो कहाँ तक फिजिबल है। तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए कई सारे एविडेंसेस हैं जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं। जब प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहाँ पर ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया था और 50% का कैप बढ़ाकर 85% कर दिया गया था, तब यहाँ पर जस्टिफिकेशन ये आई थी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से कि ये चीज़ ज़रूरी है वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ऑटोनॉमी को कंजर्व करने के लिए। अब यहाँ कई सारे और भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है जो कि इसी बारे में बात करता है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो
सिंपली यहाँ पर जो मिंट है उन्होंने कश्मीर के ही एक लोकल पब्लिकेशन से बात की और ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आई कि यहाँ पर ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। ऑब्वियसली अब ये कोई पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलें तो इस 85% में से जो 80% ऑफ द रिजर्व सीट हैं वो दी जाएंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4% सीट्स उन रेजिडेंट्स को दी जाएंगी जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते हैं और 1% सीट, ओनली 1% सीट्स दी जाएंगी शेड्यूल कास्ट को, जो कि इस आर्ग्यूमेंट को भी सेटिस्फाई कर देता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये चीज़ इसीलिए भी ज़रूरी है जिससे यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है, रीजनल ऑटोनॉमी है, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब की जो यहाँ ऑटोनॉमी है उसे कंजर्व किया जा सके। फिर भी कई सारे यहाँ पर क्रिटिसिज्म इस चीज़ को लेकर निकल कर आते हैं, जो कि सिंपली इस चीज़ के बारे में है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जब एक पर्टिकुलर जजमेंट, जो कि कोई छोटा मोटा जजमेंट नहीं है, लैंडमार्क जजमेंट रहा है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुके हैं कि 50% का ही कैप होना चाहिए। तो 85% तक यहाँ पर कैसे एक्सटेंड हो गई। तो फिलहाल अब इस चीज़ को जब कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तभी इस चीज़ का पता लगेगा कि ये रिजर्वेशन कितना सस्टेन करता है या नहीं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।